हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विश्व की जनजाति प्रदेशों के आधार पर उनके निवास स्थान और जनजाति को एक चार्ट के माध्यम से पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों में अब जो जनजातियां हैं, प्रमुख जनजातियां, उनके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था कि विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें प्रमुख प्रदेश थे और निवास क्षेत्र और जनजाति। तो प्रमुख प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अलावा मानसूनी वन पर्वतीय प्रदेश, घास के मैदान, शीत मरुस्थल टुंड्रा प्रदेश। ये ऐसे विश्व के ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जनजातियों का निवास स्थान है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब आज की क्लास में हम लोग भूमध्य रेखीय वन प्रदेश के अंतर्गत पाई जाने वाली जो प्रमुख प्रजाति है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पिग्मी जनजाति पर। जो लोग वीडियो पिछली क्लास का ना देखे हों वो लोग पिछली क्लास का वीडियो देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास यानी कि जो इस विश्व की प्रमुख जनजाति का जो पहला पार्ट है उसका मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं या आप लोग चैनल पर जाएं और वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हालांकि वीडियो की प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, चूँकि थंबनेल लगा रहता है और उस पर लिखा भी रहता है। इसके पहले यानी कि ठीक इसके पहले BS गुहा का वर्गीकरण पढ़ाया गया था भारत में, वो 2 पार्ट में है। तो उसमें भी थंबनेल में जो है कि बना हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, आप लोग उसको ढूंढ सकते हैं। और हाँ, जो लोग देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली जो आगे की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके और आप वहाँ से जो है कि पढ़ सकें। तो सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सब्सक्राइब ही कर लें। आप सब्सक्राइब करके उसको पढ़ते रहिए। यदि आपके काम की चीज़ है तो पढ़िए, काम की नहीं चीज़ है तो कोई बात नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं पिग्मी जनजाति की। तो इसमें भूमध्य रेखीय वन प्रदेश के अंतर्गत पिग्मी है। इसके अलावा रेड इंडियन है और सिमांग और सकाई है। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पिग्मी जनजाति की। तो ये देखिए कि जो पिग्मी जनजाति है ना, सबसे पहले ये समझिए कि पिग्मी जनजाति ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। जबकि मैंने प्रजाति में सभी प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों के आधार पर बताया। आप वहाँ से भी जा कर के वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए पिग्मी जनजाति। अब बात हम लोग करते हैं इसके निवास स्थान की। निवास
स्थान की तो यदि देखा जाए तो जो ये पिग्मी जनजाति है ये भूमध्यरेखीय प्रदेशों की एक प्रमुख जनजाति है ना। यह जो जनजाति है यह भूमध्यरेखीय वनों में कह सकते हैं कि 3 डिग्री उत्तर से लेकर के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं और यह पश्चिम में गैबन से लेकर अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, पश्चिम में गैबन से लेकर के पूर्व में युगांडा तक ये फैले हुए हैं। ये प्रमुख रूप से कांगो बेसिन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, तो ये कांगो बेसिन वाले जनजाति हैं। और कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में जो इतूरी नदी है ना, कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतूरी नदी है, तो इतूरी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ये घने रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपाइन के वनों और न्यू गिनी के वनों में पिग्मी के कुछ उपवर्ग पाए जाते हैं, यानी कि ये पिग्मी ही नहीं है बल्कि पिग्मी का ही एक उपवर्ग है जो दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपाइंस और न्यू गिनी के जंगलों में थोड़े बहुत मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो इसका निवास क्षेत्र को थोड़ा बहुत आप लोग नोट कर लीजिए कि जो निवास स्थान है तो पिग्मी विश्वती वनों में विश्वती वनों में 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कांगो बेसिन में मिलते हैं। इसके अलावा ये पश्चिम में गैबन से लेकर, गैबन एक देश है ना, गैबन एक देश है, गैबन से लेकर पूर्व में युगांडा तक, युगांडा भी क्या है, एक देश है ना, पूर्व में युगांडा तक फैले हैं। किंतु इनका सर्वाधिक सघनता कांगो क्या है, कांगो एक नदी भी है और देश भी है ना। सघनता कांगो नदी के पूर्वी भाग में इतूरी, कौन सी नदी है, इतूरी नदी
का तटीय भाग है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, यह जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इस कारण इनका बाह्य शारीरिक लक्षण निग्रिटो के ही समान है। निग्रिटो के ही समान है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें पिग्मी विषुवतीय वनों में 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कांगो बेसिन में मिलते हैं। ये पश्चिम में गैबन से लेकर, गैबन एक देश है, ठीक है, पश्चिम में गैबन से लेकर पूर्व में युगांडा तक, तो युगांडा भी क्या है, एक देश है। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, युगांडा तक फैले हैं, किंतु इनका जो सर्वाधिक सघनता है, देखिए, यानी कि सर्वाधिक सघनता कांगो नदी के पूर्वी भाग में इतूरी नदी, कौन सी नदी है, इतूरी नदी है, तो इतूरी नदी का तटीय भाग है। यह जनजाति निग्रिटो से संबंधित है। किससे संबंधित है, निग्रिटो से संबंधित है। ठीक है, इस कारण इनका जो बाह्य शारीरिक लक्षण होता है वो निग्रिटो के समान ही होगा, यानी कि छोटे कद के होंगे, काले रंग के होंगे, होंठ मोटे होंगे, बाल घुंघराले होंगे। ठीक है ना, तो ये निग्रिटो का जो बाह्य शारीरिक लक्षण है तो वही इनका भी होगा। अब इन्हें एक फिगर के माध्यम से देख लिया जाए तो छोटा तो नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा छोटा। चलिए देखते हैं।
यहाँ देखिए एक देश पड़ेगा कैमरून, यहाँ एक देश है गैबन, ठीक है। अब ठीक ये एक झील है, विक्टोरिया झील के उत्तर में युगांडा है। कौन सा है? युगांडा देश है, ठीक है। और इसके नीचे आ जाइए तो ये जो देश है यहाँ पर, इसके नीचे अंगोला है, ठीक है। ये अंगोला देश है। अंगोला के थोड़ा सा पूर्व में तटीय क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसे बेंगुला कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंगुला कहते हैं। और इसी जगह से ही एक धारा चलती है तो उसको क्या कहते हैं? बेंगुला की ठंडी जल धारा। हालांकि ये अलग बात है, लेकिन जान लीजिए तो अंगोला देश में ही बेंगुला है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि ये जो है ये एक नदी है। क्या है ये? नदी। जो नीले कलर से क्या है? ये नदी और झील होंगे, ठीक ना। ये क्या है? नदी है। और कौन सी नदी है? कांगो नदी है, ठीक है। कांगो नदी है। और ये एक झील है। ये क्या है? झील है। ये कौन सी झील है? जहाँ से कांगो नदी निकलती है, ठीक ना। इसी झील से कांगो नदी निकलती। इस झील का नाम है टंगानिका। क्या नाम है? हाँ, टंगानिका। टंगानिका झील है। और यह एक झील है। ये थोड़ा सा बड़ा रहता तो ठीक रहता, थोड़ा सा बड़ा बना दूँ मैं इसको। अब ठीक है। तो ये जो झील है, ठीक है ना, इस झील का क्या नाम है मालूम है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक। कौन सी झील है ये जानती हो? ये देखो है विक्टोरिया झील। क्या है ये? उसमें दिख रहा है कि नहीं ये बताओ? नहीं दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। ये है विक्टोरिया झील। तो ये रहा विक्टोरिया झील, ये रहा टंगानिका झील, ये रही कांगो नदी, ठीक। एक कांगो नदी रही, एक इसकी एक उपशाखा है, ठीक है। अब हाँ, इसको बल्कि आप इतूरी नदी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? इतूरी नदी के पूर्व में है। तो ये पूर्व में, ये अब आपका ध्यान से समझना, इसमें सिर्फ हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ पिग्मी का निवास स्थान ही नहीं बताएंगे, इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। अब ये जो है, ये जो काले काले कलर से है ना, ये पिग्मी है। क्या है ये? हाँ, ये पिग्मी है। तो ये पिग्मी का निवास स्थान है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, तो ये पिग्मी का निवास स्थान है। अब ये हो गया कौन सी झील? विक्टोरिया झील। अब इस विक्टोरिया झील से एक ऐसे करके गई है तो वो क्या हो सकता है? नदी। क्या हो सकता है वो? नदी हो सकता है। नीले कलर का मैंने कहा ना, नदी होगा या झील होगा। तो जो पतले कलर से होगा वो नदी, और जो थोड़ा सा ऐसे करके होगा जैसे ये सब है तो ये झील हो गया, ठीक। तो ये नीले कलर से क्या है? ये नदी है। तो ये कौन सी नदी है? ये है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। आगे जा कर के यह जो नील नदी है ना, तो ये जब वाइट नील और ब्लू नील दोनों मिलते हैं तब ये नील नदी आगे जाकर के नील नदी हो जाती है। तो एक इसकी दो शाखाएं और भी है ना, तो वो तो खैर बात की बातें हैं। फिलहाल में इतना समझिए केवल कि विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी है, और जा कर के यह भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक ना। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। कांगो नदी कहाँ से निकल रही है? हाँ, टंगानिका झील से निकलती है। अब इसके नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर विक्टोरिया झील के ऊपर क्या है? युगांडा है। इसके नीचे आएंगे तो एक देश है, मैं झील को मिटा दूं। हाँ, इसके नीचे आएंगे तो एक और देश पड़ेगा। उस देश का नाम है आपका तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया नाम है, ठीक। इसके इधर एक देश है, विक्टोरिया झील के पूर्व में भी एक देश है, उसका क्या नाम है?
किनिया नाम है। क्या नाम है? किनिया। हालांकि दिखेगा तो नहीं उसमें, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, इसके पूर्व में यहाँ पर किनिया है। क्या है ये? किनिया देश है। ठीक दिख रहा है उसमें? हाँ। तो अब देखिए जो विक्टोरिया झील है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है ना। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ सीमा बना रही है। इसके उत्तर में युगांडा, पूर्व में किनिया और दक्षिण में क्या है? तंजानिया। ठीक, तो विक्टोरिया झील ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और यहीं पर नोट कर लीजिए कि जो भूमध्य रेखा है ना, कौन सी रेखा? ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की रेखा भूमध्य रेखा है। ठीक, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक ना, ये भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के उत्तर से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, विक्टोरिया झील के उत्तर से होकर के ये गुजरती है और कांगो नदी इसको 2 बार काटती है। तो 0 डिग्री से 3 डिग्री उत्तर से लेकर के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन से जनजाति पाए जाते हैं? पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो पिग्मी जनजातियों का यह एक निवास स्थान था। ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया कि आपकी जो कांगो जो नदी है, ठीक है, कांगो नदी टंगानिका झील से निकलती है और यह जा कर के आगे अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। ठीक ना। अब उसके बाद विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से 0 डिग्री की रेखा गुजरती है। कांगो नदी इस विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो पिग्मी जनजाति का जो फैलाव है वो पश्चिम में गैबन से लेकर के पूर्व में कहाँ तक है? युगांडा तक है। ठीक है ना, तो पूर्व में युगांडा तक जो है कि ये पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से कांगो बेसिन में निवास करने वाले जनजाति हैं। ठीक है, तो कांगो बेसिन में निवास करने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? पिग्मी जनजाति है। तो इसका फिगर बन जाएगा। हाँ, इसके फिगर को बनाने के लिए यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा। ये हो गया बॉक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पिग्मी का निवास स्थान। क्या है ये? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पिग्मी का निवास स्थान। यहाँ एक बॉक्स छोटा सा है, दिखाई देगा उसमें? नहीं। अब ये हो गया पिग्मी। क्या है ये? पिग्मी। तो जहाँ जहाँ पर है यहाँ पर भी थोड़ी मात्रा में ये पाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी पाए जाएंगे। ठीक, तो ये है पिग्मी निवास स्थान। अब हम लोग बात करते हैं सही दिख रहा है। अब इनके शारीरिक लक्षण की बात की जाए तो शारीरिक लक्षण जानते ही होंगे। ठीक है, मैं इधर का मिटा दूँ इसको। हाँ हाँ, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ। चलिए, तो फिगर के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना? क्यों बोल नहीं रही हो? खाना ना खाई नहीं हो क्या आज? हाँ,
समझे? अच्छा, इतना सुबह कहाँ? तब सुबह जब 7 बजे सो के जगोगे तो कहाँ सुबह भूख लगेगा? जो सुबह 4 बजे जग जाता है उसको ना भूख लगेगा। 4 बजे जग जाती हो, क्या करती हो? पढ़ती हो कि नहीं? बस थोड़ा बहुत थोड़ा पढ़ती हो कि बहुत पढ़ती हो? अच्छा, एक चीज़ यहीं पर एक और नोट कर लीजिएगा कि नील नदी पर ही एक बांध बनाया गया, इसको क्या कहते हैं? अस्वान बांध। क्या कहते हैं? अस्वान बांध। कहाँ पे है? नील नदी पर है, ठीक ना? तो ये पिग्मी का निवास स्थान था, एक फिगर के माध्यम से बताया गया है। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसके शारीरिक लक्षण की बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये जो पिग्मी जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, इसलिए इसका जो शारीरिक लक्षण होगा वो बिल्कुल निग्रिटो जैसा ही होगा, ठीक? निग्रिटो जैसा होगा, ठीक? तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये पॉइंट नोट करिए कि पिग्मी जो पिग्मी है, पिग्मी निग्रिटो से संबंधित है। किससे संबंधित है? निग्रिटो से संबंधित है। ठीक है। अब इनका जो बाह्य शारीरिक लक्षण होता है, ठीक है ना, इनका जो बाह्य शारीरिक लक्षण होगा, बाह्य शारीरिक लक्षण में जैसे इनका जो कद होगा ना, तो इनका जो कद होगा वो कद बहुत अधिक लंबा नहीं होगा ना, इनका कद बहुत अधिक लंबा नहीं होगा। ये काले रंग के होंगे, ठीक ना, ये काले रंग के होंगे, इनका कद बहुत अधिक लंबा नहीं होगा। देखिए अब इनके कद की बात की जाए तो जो इनका कद है, कद छोटा और लगभग 132 सेंटीमीटर, ठीक है, 132 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस कारण इन्हें बौना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौना भी कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट इसका क्या हो सकता है कि ये जो होते हैं इनके जो त्वचा का रंग होगा कैसा होगा? काला होगा, ठीक। बाल कैसे होंगे? बाल कैसे होंगे? घुंघराले होंगे। होंठ कैसे होंगे? होंठ मोटे होंगे, ठीक है ना। होंठ कैसा होगा? मोटा होगा। नाक कैसा होगा? हाँ, नाक कैसा होगा? तो नाक छोटी और चपटी होगी, ठीक। तो ये इनके बाह्य शारीरिक लक्षण थे, किसके? पिग्मी के, या कह सकते हैं कि जो पिग्मी है वो निग्रिटो से संबंधित है, तो निग्रिटो का जो बाह्य शारीरिक लक्षण होता है तो वही बाह्य शारीरिक लक्षण लगभग किसका होगा? पिग्मी का होगा, ठीक है। अब जो निग्रिटो प्रजाति के जो नाटे लोग होते हैं ना, इनसे भी जो छोटे होंगे, यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैं नोट में लिख दे रहा हूँ कि निग्रिटो प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति के नाटे लोगों को निग्रिलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निग्रिलो कहा जाता है।
निग्रिलो कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो निग्रिटो प्रजाति में कुछ औसत ऊंचाई वाले होते हैं, कुछ मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, और कुछ थोड़े से कह सकते हैं कि नहीं, कुछ जो है कि औसत ऊंचाई के होते हैं, और कुछ जो है कि मध्यम ऊंचाई के होते हैं, और कुछ बहुत नाटे कद के होते हैं। तो जो निग्रिटो प्रजाति के जो नाटे लोग होंगे उन्हीं को क्या कहा जाता है? निग्रिलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निग्रिलो कहा जाता है। तो अब ये हो गया। अब देखिए इनका जो जीवन निर्वाह है, ठीक ना, इनका जीवन निर्वाह किस पर आधारित है। तो अब बात करते हैं हम लोग जीवन निर्वाह की। हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, मैं बस ऐसे बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। जीवन निर्वाह, तो इनका जो जीवन निर्वाह होता है, ठीक ना, जीवन निर्वाह की यदि बात की जाए तो ये जो होते हैं, जो पिग्मी लोग होते हैं, ये एक शिकारी प्रकार के जनजाति होते हैं। तो इनका जो मुख्य जीवन निर्वाह का जो आधार होता है ना, वो आखेट होता है। क्या होता है? आखेट का मतलब भी शिकार करना होता है, ठीक ना। तो आखेट जो है कि इनका मुख्य जीवन निर्वाह होता है। ये लोग शिकार करके जो है कि अपना जीवन यापन करते रहते हैं, ठीक है। ये लोग छोटे जानवर जैसे चूहा हो गया, सुअर हो गया, बकरा हो गया, हिरन हो गया, छोटे जानवर से लेकर के बहुत बड़े जानवर कह सकते हैं कि हाथी को भी ये लोग मार गिराते हैं। छोटे जानवर को मारने के लिए 2-4 आदमी रहते हैं, हाथी को मारने के लिए एक पूरा घेरा बना लेते हैं, और वो लोग तीर और धनुष का प्रयोग करके हाथी को मार देते हैं। और तीर कुछ विषाक्त पदार्थों में डुबोया गया होता है, ठीक ना। तो वो उससे जो है कि हाथी को मारते हैं, और हाथी को भी सब मिलजुल करके खा लेते हैं। तो सर विषाक्त पदार्थ है, अगर हाथी मार रहे तो मांस नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ठीक। इसके अलावा देखा जाए तो ये लोग पेड़ों पर बहुत फुर्ती से चढ़ते हैं। जैसे बंदर नहीं चढ़ते, उतने फुर्ती से लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। और पेड़ों पर ही ये लोग एक डाल से दूसरे डाल पर बंदरों जैसा काम करते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे चले जाते हैं। ये लोग इतने फुर्तीले टाइप के होते हैं पेड़ों पर चढ़ते समय, है ना। तो ये लोग पेड़ों पर भी चढ़ते समय रहते हैं, मतलब पेड़ों पर भी क्या करते हैं, ये हमेशा घूमते टहलते रहते हैं। जैसे इनको लगता है कि हम ज़मीन पर घूम टहल रहे हैं, पेड़ों पे ये ऐसे घूमते हैं। और पेड़ों से प्राप्त कंदमूल फल फूल भी इनका जो है कि भोजन होता है। ये उनसे भी जो है कि फल फूल भोजन को खा लेते हैं। तो ये पिग्मी का जो है कि आपका जीवन निर्वाह और भोजन रहा। तो भोजन में देखा जाए तो ये लोग कंदमूल फल फूल ये भी खाते हैं, लेकिन कंदमूल फल फूल से ज़्यादा ये लोग क्या खाते हैं, पशु पक्षियों का मांस खाते हैं। कुछ पशु पक्षियों का मांस ये लोग कच्चा खाते हैं, कुछ को जो है कि ये लोग भून कर खाते हैं। और इनका जो प्रिय पेय पदार्थ होता है, मैंने कहा था कि ये पशुओं का जो रक्त होता है, खून होता है, ये इनका प्रिय पेय पदार्थ होता है पिग्मी लोगों का, ठीक है ना। और जो वस्त्र होता है इनके जो वस्त्र होते हैं, तो ये लोग अधिकतर कह सकते हैं कि बिना वस्त्र के ही रहते हैं। लेकिन स्त्रियों में पेड़ों के छाल, जानवरों के खाल के द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। निवास गृह की बात की जाए तो जो पिग्मी होते हैं वो लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं, ज़मीन पर नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं ज़मीन पर? क्योंकि ये विषुवत-रेखीय प्रदेशों में रहते हैं, और विषुवत-रेखीय प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा होती है, 12 महीने वर्षा होती है। आर्द्रता के कारण क्या होता है कि ज़मीन नम होती है, और उस नमी के कारण विषैले जो कीड़े मकोड़े जो कि ज़मीन पर रेंगते रहते हैं। इस कारण ये लोग क्या करते हैं कि अपने अपने घर को पेड़ पर बनाते हैं। और उसके अलावा हमेशा ज़मीन जो है कि आर्द्र होता है, नमी युक्त होता है, पानी से भरा होता है, इसलिए वहाँ पर ये लोग अपना घर ज़मीन पर नहीं बना पाते हैं। तो ये लोग अपना घर कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर जो है कि ये लोग अपना घर बनाते हैं। तो पेड़ों पर घर कौन लोग बनाते हैं? पिग्मी लोग पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। तो ये पिग्मी से संबंधित कुछ बातें थी, मैंने बताया। इसमें नोट करने लायक, इसके पहले जो मैंने कहा, जो लिखा था उसको नोट कर लीजिए, या बाह्य शारीरिक लक्षण को नोट कर लीजिए। निग्रिटो प्रजाति के नाटे रोगों को निग्रिलो कहा जाता है। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और रह गई हैं पिग्मी में। तो इनमें एक कह सकते हैं कि आयात और निर्यात होता है, जिसको हम व्यापार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो पिग्मी समुदाय जो होते हैं, पिग्मी समुदाय का जो व्यापार होता है, ठीक, वो मुख व्यापार होता है।
मूक व्यापार या उसी को मौन व्यापार कहते हैं, ठीक ना, साइलेंट ट्रेड कहते हैं। चूँकि पिग्मी लोग जहाँ रहते हैं उससे कुछ दूरी पर एक और जो है कि कह सकते हैं कि कबीलियाई समूह होता है जिसको हम बंटू कृषक के नाम से जानते हैं ना। तो बंटू कृषक और पिग्मी के बीच हमेशा जो है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषाओं से अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दोनों में जो आयात और निर्यात होता है वो हमेशा जो है कि बगैर बोले होता है। उसी आयात निर्यात को मूक व्यापार या उसी को जो है कि मौन व्यापार का नाम दे दिया गया। तो सवाल ये भी पूछा जाएगा कि मौन व्यापार या मूक व्यापार किन जनजातियों के द्वारा होता है या किन जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये पिग्मी में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ नोट करने लायक है कि पिग्मी जनजाति में मूक व्यापार या मौन व्यापार, इसी को अंग्रेजी में साइलेंट ट्रेड कहते हैं, मूक व्यापार होता है। तो मूक व्यापार किस में होता है? पिग्मी में होता है। तो मैंने कल बताया था कि मूक व्यापार कैसे होता है। ये दोनों यानी कि जो बंटू कृषक होते हैं और जो पिग्मी होते हैं, इन दोनों की भाषा, ये दोनों एक दूसरे की भाषाओं से अनजान होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है कि जो पिग्मी लोग होते हैं वो लोग कभी मांस को जो है कि पेड़ के पत्तों में लपेट कर ले जाकर के एक निश्चित स्थान पे कृषक, जो बंटू कृषक समाज होते हैं, उनके यहाँ ले जा कर के एक निश्चित स्थान पे रख देते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो बंटू कृषक होते हैं उस मांस को या जो भी कह सकते हैं कि उसको ले लेते हैं, फिर उसकी जगह पे कोई फल फूल या कोई अन्य अनाज पदार्थ जो कि वहाँ पर रख देते हैं। फिर अगली रात पिग्मी जाते हैं, उसको उठा लाते हैं। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि इनमें मतभेद हो जाता है। मतभेद ये हो जाता है कि जैसे पिग्मी लोग लेकर के गए, इतना मांस लेकर के गए, वो लोग इतना सामान रख दिए। तो पिग्मी जब जाएगा अगली रात लेने तो देखेगा कि अरे यहाँ तो हम कल बहुत ज़्यादा लेके गए थे, ये बहुत कम रख दिया। तो वो लोग क्या करेंगे कि उसको नहीं लेंगे, वो चले जाएंगे। तो अगली सुबह में जब देखेगा बंटू समाज, तो अरे ये तो सामान छोड़ दिया, ले नहीं गया। तो कहीं ना कहीं वो सामान न लेकर के, पिग्मी सामान न लेकर के वो अपनी नाराज़गी को प्रकट करता है। और कभी कभी ये लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं कि ये कत्ल कर देते हैं बंटू समाज लोगों का। इसलिए बंटू समाज थोड़ा बहुत इनसे डर और भय भी खाता रहता है। इसलिए जो है कि हमेशा उनको जो है कि एक कह सकते हैं कि औसत के रूप में जो है कि दोनों का एक औसत रूप होता है सामान के आदान और प्रदान का। तो इस तरीके से इनमें एक व्यापार चलता है, उसी को क्या कहा जाता है? मूक व्यापार या मौन व्यापार कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए है सेमांग जनजाति। क्या है? सेमांग जनजाति। तो सेमांग जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? ये जनजाति भी पाई जाती है विषुवत-रेखी वनों में, ठीक है ना। विषुवत-रेखी वनों में ये सेमांग पाई जाती है। तो बहुत जल्दी इसको थोड़ा सा कवर कर ले। कितना समय हो गया? घड़ी बिगड़ गया है? अच्छा, देखिए हमें तो नहीं लग रहा कि सेमांग हो पाएगा, ठीक है ना। सेमांग है, इसमें भी है। चलिए कोई बात नहीं, सेमांग को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमांग लिख दूँ। सेमांग जनजाति। तो ये जो सेमांग जनजाति होते हैं, मलाया के भूमध्यरेखीय वनों तथा दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में निवास करने वाले जनजाति या आदिवासी को सेमांग जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो मलाया प्रायद्वीप, ठीक है, और थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में जो जनजातियां निवास करती हैं उन्हीं को सेमांग जनजाति कहा गया है। सेमांग जनजाति का संबंध भी किससे है? निग्रिटो से है, ठीक ना। सेमांग जनजाति का भी संबंध किस प्रजाति से है? निग्रिटो से। तो इनका भी बाह्य अक्षर कैसा होगा? पिग्मी के समान होगा या निग्रिटो के समान होगा, ठीक है। तो सेमांग जनजाति
मलाया प्रायद्वीप के मध्यवर्ती भागों में ये निवास करती है। ठीक, सिमांग को थाईलैंड में एनगो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एनगो के नाम से इसे जाना जाता है। तो इनका जो शारीरिक लक्षण होगा वही उसके जैसा ही होगा। इसको एक फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 डिग्री हो गया है ना। तो 5 डिग्री कौन सा है? ये 5 डिग्री नॉर्थ है। क्या है ये? 5 डिग्री नॉर्थ में। तो 5 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में सिमांग है। उत्तर में क्या है? सिमांग है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको ऐसे कर लीजिए। तो 5 डिग्री उत्तर में सिमांग है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया ये हो गया सिमांग। और नीचे इसके आ जाइए तो क्या है? सकाई। ये क्या है? ये है सकाई। ठीक ना। तो ये आपका हो गया सिमांग। ये क्या है? सिमांग है। और ये क्या है? सकाई है। ठीक। अब यहाँ से भी एक तो ऐसे चले आइए तो इस तरीके से एक द्वीप होगा। ये द्वीप जो है ये सुमात्रा है। ये क्या है? सुमात्रा है। ठीक। ये थाईलैंड है। ये क्या है? थाईलैंड है। ये हो गया थाईलैंड। ठीक है। तो ये सिमांग हो गया, सकाई हो गया। और यहाँ पर ये एक द्वीप है ना। ये क्या है? ये द्वीप है। द्वीप है ना। द्वीप का मतलब क्या होता है ना, कि जो जल में चारों तरफ से डूबा रहता है ना। तो ये सब द्वीप है। तो इसको क्या कहते हैं? मलाया द्वीप। क्या कहते हैं? मलाया द्वीप। ठीक है। ये मलाया द्वीप है। इधर क्या है? ये थाईलैंड है। ठीक है ना। यहाँ पर ये थाईलैंड और मलाया द्वीप ये दोनों लगभग सटे हुए हैं। तो इसको आप ऐसे से कर सकते हैं। इधर थाईलैंड, ये क्या हो गया? ये मलाया द्वीप हो गया। तो मलाया द्वीप के 5 डिग्री उत्तर में सिमांग और 5 डिग्री दक्षिण में क्या पाए जाएंगे? सकाई पाए जाएंगे। ठीक है। इनका निवास स्थान क्या होता है? मलाया का घना जंगल। और ये समझिए ख़त्म हो गया है। मलाया का इनका निवास स्थान क्या है? मलाया का घना जंगल। घना जंगल और दक्षिणी थाईलैंड का पर्वतीय भाग न, पर्वतीय भाग इसका निवास स्थान है। ये क्या है? निवास स्थान है। क्या है? ये निवास स्थान है। तो मलाया घना जंगल और थाईलैंड का पर्वतीय भाग। थाईलैंड में सिमांग को थाईलैंड में सिमांग को एनगो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एनगो के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद यदि बात की जाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अब कि सिमांग निग्रिटो, ठीक ना,
निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, प्रजाति से संबंधित है। ठीक, ये प्रायः शाकाहारी होते हैं। ये प्रकृतिवादी हैं। इनका धार्मिक में बहुत विश्वास होता है, धार्मिक चीज़ों में इनका बहुत विश्वास होता है। ठीक है, तो सेमांग निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। ये प्रायः शाकाहारी होते हैं, ये प्रकृतिवादी हैं। ठीक, थाईलैंड में इसे एनगो कहा जाता है। ठीक, अब इसके अगले क्लास में अन्य जनजातियों के बारे में भी बताया जाएगा। और वैसे मेरा धीरे धीरे टाइम समय भी हो गया है, तो ठीक है। अच्छा, हाँ, और हाँ, आप लोग यदि देखिए पढ़ रहे हैं तो अच्छे से अपना नोट्स बनाते जाइए। और मैं एक नोट्स ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ, फिगर के साथ बता रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन कह सकते हैं कंटेंट के साथ में बता रहा हूँ। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही।